हमने सुना है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बिल्कुल सही सुना है। पर कैसे? बाय सेल डिवीजन, जहां पर एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है टू फॉर्म मोर देन वन डॉटर सेल्स। इसका मतलब तो सेल डिवीजन एक लौता ऐसा डिवीजन है जहां पर मैथमेटिक्स का डिवीजन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर सेल्स मल्टीप्लाई जो कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th बायोलॉजी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का वन शॉट वीडियो। हमेशा की तरह खत्म करेंगे इस पूरे लेसन को सिर्फ एक वीडियो में, और हमेशा की तरह इस पूरे वीडियो को देखने के बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तैयार हैं सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई बच्चों, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो आता है व्हाई सेल डिवीजन। सेल्स डिवाइड करते ही क्यों हैं? वेल, कुछ सिनेरियोज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। हम देखते हैं जब भी कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसका साइज इंक्रीज होता है, राइट। एक छोटे से बेबी एलिफेंट से एक बड़ा सा एलिफेंट, एक छोटे से ह्यूमन बेबी से एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग, राइट। हम देखते हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा होता है। कैसे इंक्रीज होता है साइज? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा बनते हैं। और ये नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे कैसे? ये सेल्स और ज्यादा सेल्स बनेंगे कैसे? सेल डिवीजन से। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक सुपर क्रूशियल फिनोमिनन है, राइट। रिप्रोड्यूस करना तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहते हैं, है ना। तो भाई अब ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है? सोचो 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 सोचो, थोड़ा तुम भी तो सोचो। तो चलो सोचो हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है कैसे? एसेक्सुअली, बाय बडिंग, राइट। मतलब एक हाइड्रा के बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ दिखता है जिसे हम कहते हैं बड, और यही बड धीरे धीरे ग्रो करके एक नया हाइड्रा बना देता है ना। ये तो हमें पता ही है। लेकिन ये जो छोटा सा बड डेवलप हुआ हाइड्रा की बॉडी में, ये छोटा सा बड है क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि नए सेल्स बने। नए सेल्स कैसे बनेंगे? सेल डिवीजन से। चलो बात करते हैं ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की। भाई ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट होता कैसे है? एक स्पर्म सेल और एक एग सेल जब फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट बनाते हैं, और फिर ये जाइगोट ग्रो कर करके बना देता है फीटस और एक छोटा सा ह्यूमन बेबी, राइट। तो अब इस दौरान भी हम क्या देखते हैं? फ्यूजन तो हुआ, बट फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ? डिवीजन, सेल डिवीजन, ताकि और ज्यादा सेल्स बने। कैसे? सेल डिवीजन से। इनफैक्ट ये जो स्पर्म सेल और एग सेल है, ये कहाँ से बने? ये जो हमारे स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स थे, ये कैसे बने? ये भी बने सेल डिवीजन से। जब कभी हमें चोट लग जाती है, कभी भाई फिंगर में इंजरी हो गई या फिर स्किन में कुछ हो गया, हम नोटिस करते हैं कि भाई दवाई वगैरह तो हम लगाते हैं, ऑइंटमेंट वगैरह जो भी हमें लगाना है लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि उस एरिया में एक नया स्किन का लेयर आ जाता है। कैसे आता है? नए सेल्स बनते हैं, और इन नए सेल्स से नए टिश्यूज बनते हैं, और इस तरीके से एक नया लेयर ऑफ स्किन बनता है। यानी कि यहाँ पर भी नए सेल्स कैसे बनते हैं? सेल डिवीजन से। तो बच्चों, बोलने का मतलब यह है कि सेल्स का डिवाइड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस चीज़ के लिए? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होने के लिए जो सेक्स सेल्स होते हैं वो सेल डिवीजन से ही बनते हैं। नंबर 2, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यूज। एंड नंबर 3, ग्रोथ। तो सेल डिवीजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान एक पेरेंट सेल बनाता है डॉटर सेल्स, यानी कि एक पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म डॉटर सेल्स। बाय द वे, क्या आपने कभी सोचा है कि यार ये जो नए सेल्स बनते हैं इन्हें हम डॉटर सेल्स ही क्यों कहते हैं? सन सेल्स भी तो कह सकते थे। वेल, इन्हें हम डॉटर सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सेल्स में होती है एबिलिटी टू फॉर्म न्यू सेल्स। एग्जैक्टली, ये डॉटर सेल्स कुछ टाइम के बाद जब मैच्योर होते हैं तो ये भी नए सेल्स बना पाते हैं, और इसी वजह से इन्हें कहा जाता है डॉटर सेल्स। अब इस चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, लेकिन जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है हम सिर्फ सेल डिवीजन की ही बातें किए जा रहे हैं। अब ये भी तो बता दो कि सेल साइकिल क्या होता है।
अब मज़ेदार बात यह है कि यार सेल के अंदर एक सेल डिवाइड तो करता है, तो सेल डिवीजन तो चलो होता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो सेल डिवीजन होने के लिए ना सेल की काफ़ी लंबी चौड़ी तैयारी भी होती है। एग्जैक्टली तो सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल उन सारे इवेंट्स का एक सीक्वेंस है जो एक सेल के अंदर होता है, जिसके अंदर सेल डिवीजन इंक्लूडेड होता है, साथ ही साथ सेल डिवीजन का जो प्रिपरेशन है वो भी इंक्लूडेड होता है। राइट मतलब वो सारे इवेंट्स जिसके दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए, प्लस सेल डिवीजन के दौरान जो भी इवेंट्स होते हैं, इनको एक साथ मिला के हम कहते हैं सेल साइकिल। यूँ समझ लो कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ पिकनिक जाने वाले हो। अब पिकनिक तो आप एक ही दिन के लिए जा रहे हो, तो यानी कि पिकनिक एक ही दिन के लिए है, लेकिन जो पिकनिक जाने की तैयारी है ना वो भी तो कुछ दिनों तक चलती रहती है पिकनिक जाने से पहले। जैसे कि मैं पिकनिक में क्या लेके जाऊँगा, मैं पिकनिक में कौन से कपड़े पहनूंगा, मैं पिकनिक में कौन सा बैग लेके जाऊंगा, खाने के कौन से स्नैक्स लेके जाऊंगा। राइट सो ये जो तैयारी है वो काफ़ी टाइम पहले से चल रही होती है, और पिकनिक एक पर्टिकुलर दिन का होता है। तो कुछ कहानी ऐसी ही है यहाँ पर भी कि सेल डिवीजन तो होता है, बट सेल डिवीजन होने के पहले काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी चल रही होती है, जिसके दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डिवीजन। तो भाई सेल डिवीजन भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन, माइटोसिस एंड मायोसिस। ठीक है, तो बाइनरी फिशन नाम से पता चलता है, बाई मतलब दो और फिशन मतलब स्प्लिटिंग, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट करके दो नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो बाइनरी फिशन का जो ये प्रोसेस है ये देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं माइटोसिस और मायोसिस। तो माइटोसिस जो है समझ लो ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा है, ये प्रोसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, जहां पर जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो डॉटर सेल्स जो है वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं और एक दूसरे के भी आइडेंटिकल होते हैं। और दूसरा जो टाइप है दैट इज मायोसिस, ये भी यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, बट दिस इज मोर लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर क्या होता है, जहां पर हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। यस मतलब आइडेंटिकल कॉपीज नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई डॉटर्स जो है वो पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज हैं, नहीं, वहां पर हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो भाई फिलहाल बच्चों आज के इस वीडियो में हमारा फोकस जो है वो रहेगा यूकैरियोटिक सेल डिवीजन के ऊपर, यानी कि हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोसिस और फिर मायोसिस। बट इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद माइटोसिस और मायोसिस के अंडरस्टैंडिंग में कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो आपको बस एक ही काम करना है कि आपको मेरे साथ बने रहना है इस पूरे वीडियो के एंड तक, और जैसे जैसे आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हो, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं है, एनसीईआरटी की किताब हैंडी रखो, एक नोटबुक और एक पेन भी हैंडी रखो, ताकि जैसे जैसे मैं चीज़ें बताती जा रही हूँ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते रहो, जहाँ ज़रूरत पड़े खुद से भी चीज़ों को ड्रॉ करके, स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके समझो, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद वाकई में हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। तो बच्चों जैसे ही बात होती है यूकैरियोटिक सेल डिवीजन की, चाहे हम माइटोसिस की बात करें या फिर मायोसिस की, तो हम देखेंगे कि इस पूरे डिस्कशन में हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ पाएंगे, जैसे कि एक सेल अपने पूरे लाइफ टाइम में रफली कितना टाइम स्पेंड करता है सेल डिवीजन में और कितना टाइम स्पेंड करता है टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। एक सेल सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर कैसे करता है, एक सेल डिवाइड कब करता है, सेल डिवीजन के दौरान एग्जैक्टली होता क्या क्या है, इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलने वाले हैं जैसे ही हम माइटोसिस और मायोसिस का प्रोसेस डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव बीन एबल टू सेट द कॉन्टेक्स्ट एंड आई थिंक द जोश इज हाई टू लर्न माइटोसिस एंड मायोसिस। लेकिन माइटोसिस या मायोसिस से पहले हम क्या सीखेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई सेल खुद को तैयार कैसे करता है, क्योंकि वो जो तैयारी वाली स्टेज है ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों अब मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी बात जिसे सुन करके आप बिल्कुल अमेज्ड हो जाओगे, बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे, और वो बात ये है कि एक सेल जो है अपने पूरे लाइफ टाइम का अधिकतर टाइम स्पेंड करता है टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन।
मतलब सेल डिवीजन तो काफ़ी कम टाइम के लिए होता है, बट उस सेल डिवीजन की जो तैयारी है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है। तो मतलब ये तो कुछ ऐसी कहानी हो गई कि मतलब आप एक पार्टी में जा रहे हो जहाँ पर आप मुश्किल से आधा घंटा या 40 मिनट रुकने वाले हो, लेकिन उस पार्टी में जाने के लिए आपने कुछ 6 घंटे लगा दिया तैयार होने के लिए। तो मतलब तैयारी की टाइम बहुत ज़्यादा हो गई, बट एक्चुअल पार्टी में आप काफ़ी कम देर तक थे। तो कुछ वैसी कहानी सेल की है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पाई चार्ट, जहाँ पर देखो अधिकतर पाई चार्ट जो है वो ब्लू कलर का है, उसका एक छोटा सा पोर्शन रेड कलर में हाईलाइटेड है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेड कलर में हाईलाइटेड छोटा सा पोर्शन है वो डिनोट करता है डिवाइडिंग फेज। मतलब एक सेल का जो सेल डिवीजन वाला फेज होता है वो उतनी ही देर के लिए होता है। अधिकतर टाइम सेल जो है वो नॉन डिवाइडिंग फेज में रहता है, जिस दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर सेल डिवीजन। तो सेल का जो ये नॉन डिवाइडिंग फेज है बच्चों, इसे हम कहते हैं इंटरफेज। ठीक है, टर्म्स के साथ अब धीरे धीरे दोस्ती कर लो, क्योंकि टर्म्स जब थोड़े से कंफर्टेबल होते रहोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। तो मतलब सेल के लाइफ का वो वाला फेज जहाँ पर सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा होता है उसे हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज को फर्दर बच्चों हम 3 फेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, G1, S एंड G2। क्या होते हैं ये थोड़ी देर में देखेंगे। अब बात करेंगे डिवाइडिंग फेज की। ठीक है, तो जो डिवाइडिंग फेज है इसे एम फेज भी कहा जाता है। एम जो है, लेटर एम जो है, ये डिनोट करता है माइटोटिक या फिर मायोटिक। ठीक है, यानी कि ये एक्चुअल सेल डिवीजन वाला फेज है। अब इसे भी हम फर्दर 2 फेजेस में क्लासीफाई कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब ये क्या होते हैं ये भी थोड़ी देर में बताऊंगी। फिलहाल आप इन नए नए जो नाम आप सुन रहे हो इनके साथ थोड़ी थोड़ी दोस्ती बना लो, ताकि आगे चल के जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी तो आप इनको आसानी से रिलेट कर सको। तो चलो अब फटाफट से हम लोग सेल साइकिल के इवेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हम नोटिस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल के पूरे लाइफ साइकिल में सबसे पहले रहता है कौन सा फेज, इंटरफेज, जिसके दौरान सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। तो इंटरफेज के अंदर होता है G1, S और G2 फेज। ठीक है, इसके बाद आता है एम फेज। राइट, तो एम फेज के अंदर एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है, और एम फेज के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई कर देती हूँ, बहुत सारी किताबों में एम फेज के अंदर ही कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों को इंक्लूड कर लिया जाता है। कुछ और किताबों में एम फेज के अंदर सिर्फ कैरियोकाइनेसिस को इंक्लूड किया जाता है और उसके बाद साइटोकाइनेसिस को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो दिस मे वेरी फ्रॉम वन बुक टू अनदर। ठीक है, बट यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात बच्चों ये है कि एक सेल के पूरे लाइफ साइकिल में 95% से भी ज़्यादा टाइम जो है वो कौन से फेज में रहता है, वो रहता है इंटरफेज में। एग्जैक्टली। और 5% से भी कम टाइम जो है वो रहता है अपने एम फेज में, यानी कि एक्चुअल सेल डिवीजन वाले फेज में वो 5% से भी कम टाइम रहता है। ठीक है, तो अब आई थिंक जो सेल साइकिल का जो ढांचा है, जो बेसिक जो इसके जो स्टेजेस हैं वो समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके हम एक एक स्टेज को समझेंगे, हर एक छोटी छोटी डिटेल को समझेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरफेज के बारे में। इंटरफेज जिसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान ये तो नहीं कह सकते कि भाई सेल पड़े पड़े रेस्ट कर रहा है, नॉट इन दैट सेंस रेस्टिंग फेज, बट बेसिकली ये एक ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, बल्कि डिवाइड करने के लिए खुद को रेडी कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंटरफेज में 3 फेजेस होते हैं। G1 फेज जिसे फर्स्ट गैप फेज या फिर गैप 1 फेज भी कहा जाता है, फिर आता है सिंथेसिस फेज जिसे S फेज कहा जाता है, यस, और फिर तीसरे नंबर पे है G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज या फिर सेकंड गैप फेज। ठीक है, अब क्या होते हैं ये G1, S और G2 फेजेस, चलो समझते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे G1 यानी कि गैप 1 या फिर फर्स्ट गैप फेज के बारे में। तो ये वो वाला फेज है जिसके अंदर एक सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, मतलब उस सेल के अंदर सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, सारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। सेल इस दौरान ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है, राइट, क्योंकि जब एक सेल मैच्योर होगा तभी तो वो डिवाइड करने की केपेबल होगा, राइट। तो अब आप समझे, G1 फेज में एक सेल जो है वो ग्रो हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, ताकि वो उस स्टेज को पहुंच सके जहां पर जाके वो डिवाइड कर सकेगा। ठीक है,
अच्छा, तो इसके अंदर अगर हम सेल के मतलब सेल के स्ट्रक्चर की बात करें, अगर मतलब सेल के अंदर अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पर एक इंटैक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर एक इंटैक्ट न्यूक्लियोलस होता है। हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन। बाद में जाके जब हम डिवीजन की बात करेंगे वहाँ पर हम देखेंगे यही थ्रेड लाइक क्रोमैटिन जो है यही कंडेंस करके बनाएंगे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स का एक बहुत क्रूशियल रोल है इन सेल डिवीजन। ठीक है, तो भाई फिलहाल ये बात समझ में आ गई कि G1 में क्या होता है, एक सेल आराम से ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। तो भाई अब बात करेंगे हम लोग अगले फेज के बारे में जो कि है एस फेज या फिर सिंथेसिस फेज। अब इस वाले फेज में ना हमें देखने को मिलता है थोड़ा ड्रामा, थोड़ा धमाका। तो कैसा धमाका देखने को मिलता है, तो यहाँ पर होता है डीएनए रेप्लिकेशन। बड़े प्यार से सुनो, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की कॉपी बन रही है। क्यों बन रही होगी कॉपी, आप खुद सोचो कि भाई पूरे सेल डिवीजन में हम क्या करने वाले हैं, एक सेल से एक से अधिक सेल्स बनने वाले हैं। इसका मतलब वो जो एक से अधिक सेल्स जो बनेंगे उन सारे सेल्स के पास जेनेटिक मटेरियल भी तो होना चाहिए, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की मल्टीपल कॉपीज भी तो बनानी है कि नहीं। तो बस वही समझ लो। तो यहाँ पर शुरुआत होती है सेल डिवीजन के, अभी सेल डिवीजन शुरू नहीं हुआ है पर सेल डिवीजन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो प्रिपरेशन की शुरुआत हो रही है यहाँ पर, कि भाई पिकनिक वाले दिन हम क्या स्नैक्स लेके जाना चाहते हैं, वो स्नैक्स हो सकता है हम 1 दिन या 2 दिन पहले प्रिपेयर कर लें, राइट। तो वैसी कुछ कहानी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो डीएनए है उसकी कॉपी बनती है, यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। हर सेल में जो डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर बराबर रहता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो डीएनए की जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाती है। बोलने का मतलब ये हुआ, जैसे हमने पढ़ रखा है कि क्रोमोसोम क्या होता है, राइट। हम सब ने ये पढ़ रखा है, जो क्रोमैटिन के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अभी अभी हमने देखे थे, वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आगे चल के कॉन्डेंस हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स बनाएंगे। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, करेक्ट। और ये जो जीन्स होते हैं इनमें क्या होता है, ये इनमें डीएनए होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर होगा क्या, क्रोमोसोम का नंबर, जैसे मान लो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही रहेगा, लेकिन उस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। इस बात को, इस पॉइंट को बच्चों नोट कर लो, एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो और बारीकी से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बट अभी के लिए ये नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एस फेज में जो है डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि हर सेल में डीएनए का जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। अगर इसे मैं डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ, मतलब पिक्चर के तौर पे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे मान लो ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है, राइट, ये क्रोमोसोम है और जिस क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड है, राइट। अब मैंने बोला कि यार क्रोमोसोम नंबर जो है सेम रहेगा, ये एक क्रोमोसोम है, ध्यान देना, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इस क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, अगर इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसका मतलब देखो कैसे बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया, यानी कि अब इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, जो कि बीच में एक पॉइंट है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, उससे अटैच्ड है। बट अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है। नहीं 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 नहीं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। दोनों ही एक क्रोमोसोम है। पहले वाले क्रोमोसोम में सिर्फ एक क्रोमैटिड है, दूसरे वाले क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ पर भी कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि पहले जितना डीएनए था वो डीएनए डबल हो गया, राइट, यानी कि जो क्रोमैटिड्स हैं वो आपके डबल हो गए, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले जितना था अभी भी उतना ही है। तो बच्चों एक ट्रिक ये भी बताती हूँ जो हमें आगे चल के काम आएगी, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है वो कैसे पता चलता है, वो सेंट्रोमियर से पता चलता है। देखो सेंट्रोमियर जितना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना। तो पहली वाली फोटो में भी देखो सेंट्रोमियर तो एक ही है, सेंटर पे जो है डॉट वाली स्ट्रक्चर, दूसरे वाली तस्वीर में भी बीच में डॉट लाइक स्ट्रक्चर एक ही है। तो यानी कि दोनों ही केस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 है। पहले केस में डीएनए या फिर क्रोमैटिड 1 है, लेकिन दूसरे वाले पिक्चर में क्रोमैटिड हो गया है डबल। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब एक बार फिर से
एस फेज में क्या होता है बता देती हूँ। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि पर सेल डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर जो है इट रिमेन्स द सेम। अब एस फेज में एक और चीज होती है, वो होता है डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या होते थे? सेल ऑर्गेनल्स में हमने डिस्कस किया था। सेंट्रियोल्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो न्यूक्लियस के पास सेंट्रोजोम में पाए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि मैम ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट क्यों हो रहे हैं, मतलब 1 से 2 क्यों बन रहे हैं ये? क्योंकि जब हम सेल डिवीजन का एक्चुअल प्रोसेस देखेंगे, एक्चुअल माइटोसिस के स्टेप्स देखेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि यार ये 2 सेंट्रियोल्स जो है ना एक कमाल का इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिसके बिना सेल डिवीजन का वो प्रोसेस वैसे हो नहीं पाता है ना। तो जैसे जैसे सेल डिवीजन के प्रोसेस को देखेंगे वहां मैं आपको नोट करवाऊंगी कि देखो इस वजह से सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेट होना जरूरी था। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि एस फेज में क्या होता है एक बार फिर से, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा इसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़े, वीडियो के साथ साथ ही सब कुछ लर्न हो जाए। तो एक और बार मेरे साथ बताओ सभी बच्चों कि एस फेज में क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल होता है पर सेल, लेकिन क्रोमोसोम नंबर्स रिमेन द सेम। डुप्लीकेशन होता है किसका? सेंट्रियोल्स का। अब बच्चों एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया, बट ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि भाई डीएनए करेक्टली कॉपी हुआ है या नहीं, राइट? अब आप बोलोगे अरे मैम डीएनए को कॉपी तो होना था, हो ही गया होगा, बट इसे लाइटली नहीं ले सकते, राइट? जैसे मान लो अगर आप एक दिन स्कूल नहीं गए, ठीक है, फिर जब आप उसके अगले दिन स्कूल जाते हो तो जिस दिन आपके नोट्स मिस हो गए थे वो आप अपने फ्रेंड की नोटबुक से कॉपी करते हो। अब अगर मान लो कि आपने नोट्स ही गलत कॉपी किए तो एग्जाम के टाइम पर आपको बड़ी वाली दिक्कत आ सकती है ना, आ सकती है कि नहीं? तो ठीक उसी तरीके से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो डीएनए कॉपी हुआ है इसको भी एक बार चेक कर लिया जाए, और यही किया जाता है G2 फेज में या फिर गैप 2 या फिर सेकेंड गैप फेज में। तो इस फेज में डीएनए जो है इज चेक्ड बाय एंजाइम्स फॉर मिस्टेक्स एंड रिपेयर्ड। तो एंजाइम्स जो है डीएनए को चेक करते हैं, अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो रिपेयर भी करते हैं। इस फेज में प्रोटीन सिंथेसिस अकर करती है, प्रोटीन्स बनते रहते हैं, एंड इस फेज में सेल ग्रोथ कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा इंटरफेस था जिसके अंदर G1 था, S था और G2 था, कुल मिला के इन तीनों फेजेस को अगर इकट्ठे हम सोचे तो इस तीनों फेजेस के दौरान हो क्या रहा है? इवेंचुअली जो सेल है वो ग्रो कर रहा है, सेल मैच्योर होने की तरफ जा रहा है, राइट? साथ ही साथ सेल के अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो रहा होता है। मोर और लेस ये चीज़ें हो रही होती हैं ड्यूरिंग इंटरफेस। बट जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मज़े की बात यह है कि सेल इंटरफेस में अपना बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा टाइम ये स्पेंड करता है G1 फेज़ में, जिस दौरान सेल ग्रो कर रहा होता है। तो G1 में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, ठीक है। और अगर हम ड्रामा की बात करें तो भाई एस फेज़ में सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है, क्योंकि एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कुछ बहुत मज़ेदार, कुछ बहुत बहुत एक्टिवली कुछ हो रहा होता है कि भाई डीएनए की कॉपी बन रही होती है। उसके अलावा G1 और G2 थोड़ा सा ठंडा रहता है, बिकॉज वहाँ पर एज सच एक्टिवली कुछ रेप्लिकेशन वगैरह कुछ हो नहीं रहा होता है। इन दोनों फेजेस में ठीक है, मतलब गाड़ी चल रही है, सेल ग्रो कर रहा है और प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो वैसा वाला सीन रहता है, ठीक है। तो बच्चों ये थे 3 फेजेस ऑफ द इंटरफेज। तो चलो बच्चों ट्राई करते हैं एक छोटा सा सवाल, क्योंकि जैसे ही हम सवाल ट्राई करेंगे तो हमारी सोच थोड़ी इंप्रोवाइज होगी, और जितनी हमारी सोच इंप्रोवाइज होगी उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स, इट हैज 16 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। तो यहाँ पर किस तरह के सेल डिवीजन की बात हो रही है? माइटोसिस की बात हो रही है। माइटोसिस, मायोसिस पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर कवर होने वाले हैं। अभी क्वेश्चन पे फोकस करो। बोला जा रहा है कि इसके हर एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16, ठीक है। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट G1 फेज, आफ्टर S फेज एंड आफ्टर M फेज? हमने अभी अभी इन फेजेस की बात करी, राइट? फर्स्ट गैप फेज, फिर S फेज बोले तो सिंथेसिस फेज, फिर G2 यानी कि सेकेंड गैप फेज, और उसके बाद M फेज बोले तो माइटोटिक फेज, ठीक है। तो हमें बताना है कि भाई इन सारे स्टेजेस के बाद, जैसे देखो इसलिए मैंने टेबल बना दिया है G1 S G2 M, इन हर स्टेजेस पे
जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसे बदलेगा. ऑल्सो व्हाट विल बी द डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल एट G1 आफ्टर S एंड एट G2 इफ द कंटेंट आफ्टर M फेज इज 2C. मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई M फेज के बाद जब डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बन गए तो एक एक डॉटर सेल में 2C है क्रोमोसोम का कंटेंट, राइट. मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए कई बार डीएनए कॉपी यूज किया जाता है. तो डीएनए कॉपी, अमाउंट ऑफ डीएनए, इन सब के लिए हम C का यूज करते हैं. ठीक है, तो ये 2C है जो हमारे फाइनल डॉटर सेल्स बने. हमें बताने हैं कि भाई डीएनए का कंटेंट G1, S और G2 में कितना कितना होगा. अच्छा, पहले बात कर लेते हैं क्रोमोसोम्स की. अब G1 फेज में, फर्स्ट गैप फेज में 16 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर के साथ क्या होगा, चलो देखते हैं. सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. एस फेज में होता क्या है बच्चों? एस फेज में मेन प्राइमरीली क्या चीज होती है? एस फेज में, एस फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होता है. एग्जैक्टली राइट, वहां पर रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है. और वो भी ऐसी खासियत से होता है कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है. राइट, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है. यानी कि क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा. क्रोमोसोम नंबर जितना था उतना ही रहेगा इस फेज में भी, लेकिन जो डीएनए का कंटेंट है वो डबल हो जाएगा. कितने से डबल होगा? अब देखो यहां पर जो फाइनल जो डॉटर सेल्स हमें मिल रहे हैं, एक एक डॉटर सेल में 2C डीएनए है. ठीक है, जिसका मतलब है कि इसका जो G1 फेज है ना, वहां पर भी डीएनए कंटेंट 2C ही रहेगा. क्यों? क्योंकि जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो किस तरह का डिवीजन होता है? ये होता है इक्वेशनल डिवीजन. क्यों? क्योंकि इस डिवीजन के अंदर हम देखते हैं कि भाई पेरेंट में जितना क्रोमोसोम्स था एक एक डॉटर सेल में भी उतना ही रहता है. पेरेंट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे डॉटर सेल्स में भी उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो इसका मतलब पेरेंट में भी यहाँ पर 2C ही रहेगा. लेकिन एस फेज में मैंने क्या बोला? डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है. यानी कि एस फेज के बाद ये हो जाएगा 4C. ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है ना, जैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए जनरली स्मॉल n यूज किया जाता है और डीएनए कॉपी के लिए C यूज किया जाता है. ठीक है, अब ये n और C का वेरिएशन हर एक स्टेज में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हालांकि मैं इसको अलग से एक सेपरेट स्लाइड में पूरा डिस्कस कराऊंगी कि माइटोसिस के एक एक स्टेज में कैसे n और C बदलते हैं, मायोसिस के हर एक स्टेज में n और C कैसे बदलते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये समझ में आ गया. अब G2 में क्या होगा? भाई G2 में कुछ खास चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि G2 फेज में होता क्या है? सेकंड गैप फेज, जहां पर ये देखा जाता है कि भाई ठीक है डीएनए का कॉपी तो बना, डीएनए का रेप्लिकेशन तो हुआ, सब ठीक ठाक से हुआ है कि नहीं, वो सारी चेकिंग चल रही होती है यहाँ पर. राइट, तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी उतने ही रहेंगे और डीएनए कंटेंट भी जितना हो चुका है उतना ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा. फिर आता है एम फेज, माइटोटिक फेज, जिसके अंदर एक्चुअल डिवीजन होने वाला है इनटू 2 डॉटर सेल्स. ठीक है, तो इस फेज में क्या होगा? जो क्रोमोसोम नंबर है, क्या ये क्रोमोसोम नंबर घटेगा? यहाँ पर नहीं घटेगा. तो यहाँ पर भी जो क्रोमोसोम नंबर है दैट विल रिमेन द सेम. इसी वजह से, इनफैक्ट इसी वजह से जो माइटोसिस है, इसी वजह से माइटोसिस जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो इसका मतलब है ये पूरे सेल साइकिल में जब हम माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में चेंज कभी भी नहीं आ रहा है. तो एम फेज के बाद 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे लेकिन उनमें भी 16 क्रोमोसोम्स ही होंगे और जो 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे उसमें जो क्रोमोसोम, जो डीएनए का कंटेंट है वो 2C ही रहेगा. अब देखो एम फेज के बाद जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो गया? वो फिर से आधा हो गया. कैसे आधा हो गया? जब हमने माइटोसिस का एग्जैक्ट प्रोसेस देखा तो हम क्या देखते हैं कि माइटोसिस के एग्जैक्ट प्रोसेस में जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं. और हमें क्या पता है, जैसे ही डीएनए कंटेंट की बात होती है बच्चों, ये किस पे डिपेंड करता है? डीएनए कंटेंट की जैसे ही बात होती है ये क्रोमैटिड्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि कितने क्रोमैटिड्स है. राइट, जैसे मान लो, अगर ये सारी चीजें मैं अलग से भी करवाऊंगी, जैसे मान लो अगर ये एक क्रोमोसोम है,
ठीक है, इसको देखते हुए हम कैसे बताएंगे कि भाई इसमें डीएनए कंटेंट या डीएनए कॉपी कितना है। सो डीएनए कॉपी के लिए हम कहेंगे कि भाई 1 क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, तो यानी कि जो सी है वो 2 हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम कैसे बताएंगे, लुकिंग एट द सेंट्रोमियर, जितने सेंट्रोमियर हैं उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तो ऐसे ही रेफरेंस के लिए बता दिया मैंने। अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेप्थ में भी जाएंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद, ताकि ऐसा ना हो कि भाई शुरुआत में ही ऐसा लगे कि बहुत हैवी डोज हो गया है। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई किया जिससे हमें ये आइडिया लगा कि भाई हर एक स्टेप में जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कॉपी जो है वो बदलता रहता है एट सर्टेन सिचुएशंस। तो चलो बच्चों, अब हम लोग शुरुआत करेंगे कहानी माइटोसिस की। ठीक है, तो माइटोसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके दौरान हम आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाते हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम टू सेम डॉटर सेल्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, बाय रेप्लिकेटिंग एंड डिवाइडिंग क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं। अब जैसे देखो, हर इंसान के लाइफ का एक प्रिंसिपल होता है, राइट। इनफैक्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का भी एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है। ठीक उसी तरीके से माइटोसिस का भी अपना एक प्रिंसिपल है। और क्या है वो प्रिंसिपल, रेप्लिकेट एंड डिवाइड। रेप्लिकेट एंड डिवाइड मतलब कॉपी बनाते रहो, रेप्लिकेट कॉपी बनाते रहो और बांटते रहो। मतलब क्या हुआ कि भाई एक जैसे आइडेंटिकल डॉटर सेल्स ही तो बनाने हैं, सेम टू सेम डॉटर सेल्स बनाने हैं, और इन सारे नए सेल्स को क्या चाहिए होगा, डीएनए चाहिए होगा। तो इनका फंडा है कि भाई डीएनए की कॉपी बनाते रहो और इन कॉपीज को नए सेल्स को देते रहो। मतलब बेसिकली जब डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी तो हमें मल्टीपल सेल्स मिल जाएंगे जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे, और यही फंडा होता है माइटोसिस का। ठीक है, तो यूं समझ लो कि एक टीचर है जिनके क्लास में टोटल 6 बच्चे हैं, मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन टीचर के पास नोट्स की एक ही कॉपी है, बट टीचर को हर बच्चे को नोट्स की एक कॉपी देनी है। तो टीचर क्या करेगा, उसके पास जो नोट्स की एक कॉपी है उसी के 6 जेरोक्स कॉपीज बनवाएगा टीचर, और उसके बाद 6 बच्चों में एक कॉपी डिवाइड कर देगा। तो टीचर ने क्या किया, कॉपी यानी कि उस नोट्स की कॉपी बनवाई और फिर उसको डिवाइड कर दिया सभी बच्चों में, राइट। तो ये टर्म को याद रखना है बच्चों कि माइटोसिस का मतलब ही क्या है, रेप्लिकेट एंड डिवाइड। रेप्लिकेट एंड डिवाइड, ठीक है, इसको याद रखो तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे कि माइटोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगला सवाल यही आता है कि माइटोसिस होता कहाँ पर है, वेयर डज माइटोसिस अकर। एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स के बॉडी सेल्स में, जिन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि एनिमल्स के डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस। ठीक है, अच्छा, सोमैटिक सेल्स तो समझ में आ गया कि भाई बॉडी के सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। अच्छा, डिप्लॉयड किसको कहते हैं, डिप्लॉयड वैसी एक कंडीशन होती है जहां पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। डाई का मतलब ही क्या होता है, 2। यहां पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेट जो पैटर्नल साइड से आता है, दूसरा सेट जो मैटरनल साइड से आता है। अब ह्यूमंस की बात करते हैं, हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो टोटल जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 46 क्रोमोसोम्स कहाँ से आते हैं, इसमें से 23 क्रोमोसोम्स जो हैं ये पैटर्नल साइड से आते हैं, फादर से आते हैं, और बाकी के 23 जो है वो मैटरनल साइड यानी कि मदर से आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम डिप्लॉयड कहते हैं, जिसको हम 2n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो मतलब कहने का मतलब है कि माइटोसिस कहाँ पर होता है, माइटोसिस देखने को मिलता है बॉडी सेल्स में, जो कि डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। जो जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं ना, वो सारे जो है डिप्लॉयड होते हैं, मतलब उनमें हमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है, एक पापा से एक मम्मा से। ठीक है, लेकिन वहीं अब आप पूछोगे कि अच्छा, तो कौन से सेल्स होते हैं जो डिप्लॉयड नहीं होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स, जो सेक्स सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। इसीलिए तो रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि फ्यूजन के टाइम पे क्या होता है, एक हैप्लॉयड सेल आया, इधर से एक हैप्लॉयड सेल आया, इनका फ्यूजन हुआ, फिर क्या बना, एक डिप्लॉयड सेल बना, राइट। और उसके बाद वही ग्रो करते करते, डेवलप करते करते जाइगोट बना, और फिर फाइनली एक ह्यूमन बेबी बना।
बात समझ में आई? तो बोलने का मतलब है कि हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं वो सारे डिप्लॉयड होते हैं, सिवाय एक्सेप्शन कौन है, स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स जो कि हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो चलो भाई अभी इस हैप्लॉयड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि माइटोसिस कैसे सेल्स में होते हैं, और उसका जवाब है एनिमल्स में डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में हो देखने को मिलता है। हालांकि एक्सेप्शन हर जगह है, राइट। अब एक्सेप्शन के तौर पे ले लो मेल हनी बीज। मेल हनी बीज में हमें माइटोसिस होते हुए दिखता है इन हैप्लॉयड सेल्स। यस, तो एनिमल्स में मेल हनी बीज जो है ये एक एक्सेप्शन है। अब अगर बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के केस में हम देखते हैं कि हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों टाइप के सेल्स में हमें माइटोसिस देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो एस्कोमाइसिटिस का स्पोरांजिया, राइट, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि माइटोसिस होता है, लेकिन किस में होता है, हैप्लॉयड सेल्स में होता है। अगर हम बात करें फर्न्स की, जो फर्न्स का जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, जो प्लांट किंगडम वाला लेसन था उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो फर्न्स के लाइफ साइकिल में हमने देखा था प्रोथैलस जो है वो हैप्लॉयड होता है, बट वहां पर भी माइटोसिस देखने को मिलता है, राइट। तो मतलब प्लांट्स में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों ही सेल्स में हमें माइटोसिस देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, वन स्टेप आफ्टर अनदर अब हम लोग काफी तैयार हैं एग्जैक्टली माइटोसिस की प्रोसेस को समझने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम एक सेल साइकिल में एम फेज में एंटर करते हैं तो समझ लो कि एकदम सुपर ड्रामा बिगिन हो जाता है। यानी कि जो एम फेज है ये एकदम सबसे ज्यादा ड्रामेटिक फेज होता है सेल साइकिल का। थोड़ा बहुत ड्रामा हमने एस फेज में भी देखा था, राइट, लेकिन यहाँ पर जो है ना ड्रामा अलग लेवल का होता है, राइट। सो इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो एम फेज में होता क्या है, यहां पर आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो जब अगर एक पेरेंट सेल है वहां से हमें दो डॉटर सेल्स मिलते हैं, और ये जो दोनों डॉटर सेल्स के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक दूसरे के भी एग्जैक्ट आइडेंटिकल होते हैं, और वो पेरेंट के क्रोमोसोम के भी एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं। मतलब जैसा पेरेंट है सेम टू सेम दो डॉटर सेल्स यहाँ पर बनते हैं। तो माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों, इक्वेशनल आया है इक्वल से, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है, इनफैक्ट वो पेरेंट के भी आइडेंटिकल है। तो पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, डॉटर सेल में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो सब जगह ये इक्वल है, एंड दैट इज व्हाई इस तरह के माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस हमें देखने को मिलता है यूकैरियोट्स में, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई माइटोसिस के क्या अलग अलग स्टेजेस हैं और क्या होता है उनमें। तो चलो अब देखते हैं कि माइटोसिस के इस पूरे प्रोसेस में कितने स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये जो एम फेज होता है इसको अगेन हम दो फेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्या होते हैं ये कैरियोकाइनेसिस? कैरियन इस शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस इसका मतलब होता है काइनेटिक, काइनेसिस मतलब मोशन। अब आप बोलोगे न्यूक्लियस का मोशन, बोले तो न्यूक्लियस का मूवमेंट, बोलने का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। एग्जैक्टली, सो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड करके दो न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो आया है साइटोप्लाज्म से, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो बेसिकली होता क्या है कि भाई एक पेरेंट सेल है, सबसे पहले उस पेरेंट सेल के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा इनटू टू न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद जो है इनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर दो डिफरेंट सेल्स बना देंगे, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। बात समझ में आई? अच्छा, अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर भी 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कौन से स्टेजेस होते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं। अच्छा, अब ये जो 4 स्टेजेस हैं कैसे याद रखेंगे, सीक्वेंस किसके बाद क्या आता है? तो हम इनके फर्स्ट लेटर्स को याद रखेंगे, पी मैट। ठीक है, पी मैट, पी से प्रोफेज, मैट, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज और टी से टीलोफेज। ठीक, तो अब हमारा एजेंडा क्या रहेगा, एक एक करके इन सारे स्टेजेस को समझना। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा पहला स्टेज विच इज प्रोफेज। प्रो का मतलब ही क्या होता है, बिफोर, मतलब कि ये सबसे पहले फेज का नाम है प्रोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये देखने को मिलती है कि ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स थे ना, पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाते हैं। व्हाट डू आई मीन जब मैं कहती हूँ कि कंडेंस होके? कंडेंस होने का मतलब एग्जैक्टली क्या है? कंडेंस होने का मतलब है कि ये जो पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये
टाइटली पैक्ड होते रहते हैं, कॉइल्ड होते रहते हैं, जिसकी वजह से जब कोई भी चीज़, मान लो एक थ्रेड है यूं स्ट्रेट तनी हुई है, राइट, लेकिन अगर यही थ्रेड जो है ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बार बार कॉइल होती रहे, अब इतनी लंबी थ्रेड ना हो कि इतनी छोटी ही हो, बट अब चूंकि वो इतनी बार कॉइल्ड हो चुकी है ना, इट विल बिकम मोर विजिबल, इट विल बिकम थिकर, राइट तो कुछ वैसा ही होता है क्रोमैटिन थ्रेड्स के साथ। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है ये कंडेंस हो करके टाइटली पैक्ड होते होते, कॉइल्ड होते होते बनाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है जिसमें आप देख सकते हो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो बीच में ज्वाइंट होते हैं एक स्ट्रक्चर से, उस सेंटर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, तो क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो क्रोमोसोम भी ना दो टाइप के दिखते हैं हमें। ठीक है, तो समझ लेते हैं पहले। ये एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर पे ज्वाइंट है। ठीक है, दूसरी तरफ ये भी एक क्रोमोसोम ही है जिसमें एक ही क्रोमैटिड है, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है, एक ही क्रोमैटिड है। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब ये दोनों में क्या फर्क है, कब ये बनते हैं, ये भी मैं थोड़ा सा अभी ओवरव्यू दे देती हूँ, बाकी जैसे जैसे माइटोसिस का पूरा प्रोसेस देखेंगे अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम है ना जिसमें एक सिंगल क्रोमैटिड है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन के पहले है। बट क्या होता है जब क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अंडरगो करता है, एज इन जब ये क्या करता है, अपने डीएनए कंटेंट को डबल करता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहता है। इसकी बात हमने कहाँ पर की थी, बताओ कौन से फेज में की थी? इंटरफेज के अंदर एस फेज में हमने यही बात की थी कि यार डीएनए का अमाउंट बढ़ जाएगा लेकिन क्रोमोसोम का नंबर बराबर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखो क्रोमोसोम, ये भी वन क्रोमोसोम है और वो भी वन क्रोमोसोम है, ये दोनों ही वन क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कितना है ये कैसे पता चलता है? सेंट्रोमियर से। अगर एक सेंट्रोमियर है तो एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में क्रोमोसोम एक ही है, बट पहले केस में एक क्रोमोसोम के अंदर एक ही क्रोमैटिड है, दूसरे केस में एक क्रोमोसोम के अंदर दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, यानी कि क्रोमैटिड जो है वो डबल हो गया है, डीएनए का कंटेंट जो है वो डबल हो गया है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रह गया है। ठीक है, सो आई गेस ये बात समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रोफेज में पहली चीज क्या होती है कि भाई क्रोमैटिन थ्रेड्स जो हैं ये क्रोमोसोम्स में कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है भाई, और क्या होता है? जो साइटोस्केलेटन होता है, यानी कि सेल का स्केलेटन, आप मुझे बताओगे साइटोस्केलेटन किस चीज से बनी होती है? पिछले लेसन में पढ़ा था हमने, माइक्रोफाइबर्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। एग्जैक्टली, तो ये जो साइटोस्केलेटन है ये डिसअसेंबल हो जाता है, यानी कि साइटोस्केलेटन जो है वो हट जाता है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि फिर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स गायब हो जाते हैं। नॉट रियली, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को किसी और काम में लगा दिया जाता है। किस काम में? अभी देखो। अच्छा बताऊंगी, अब जस्ट बताऊंगी। थोड़ी देर पहले जब हम लोग इंटरफेस डिस्कस कर रहे थे वहां पर मैंने बोला था कि सेंट्रियोल्स जो है ये भी रेप्लिकेट कर जाते हैं, यानी कि सेंट्रियोल्स भी दो बन जाते हैं, एक से दो बन जाते हैं। अब यहाँ पर प्रोफेज में क्या होता है कि ये दो सेंट्रियोल्स जो है दो ऑपोजिट पोल्स के तरफ चले जाते हैं और वहाँ जाके वहाँ से ये लोग स्पिंडल एपरेटस फॉर्म करते हैं। सेंट्रियोल से स्पिंडल एपरेटस। अब ये भाई स्पिंडल एपरेटस क्या है मैम? तो स्पिंडल एपरेटस बेसिकली जो है एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनता है माइक्रोट्यूब्यूल्स से, यानी कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स पहले साइटोस्केलेटन बना रहा था अब वही माइक्रोट्यूब्यूल नए काम में लग गया है यार। उसको भी पता चल रहा है कि भाई सेल डिवीजन शुरू होने वाला है तो मेरा भी जो रोल है वो बदलने वाला है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स अब सेंट्रियोल्स से बनाते हैं स्पिंडल एपरेटस, या फिर जिन्हें हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर, जो सेंटर वाला रीजन है जहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े हुए हैं वो सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के ऊपर ही एक समझ लो हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। अब देखो भाई टर्म्स तो नए हैं, कांट हेल्प इट, लेकिन उसको एक स्टोरी की तरह समझो, पॉइंट बाय पॉइंट समझो, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको अंडरलाइन करते चलो किताब में, ताकि ये पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद एक बार क्विक रिकैप कर लोगे। ठीक है, अच्छा, तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के सेंटर पे है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के ऊपर एक हुक जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, और ये काइनेटोकोर के हेल्प से ही, ये काइनेटोकोर ही वो हुक लाइक रीजन है जिससे क्रोमोसोम जो है ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच होता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर से एक समझ लो ऐसी पतली सी रस्सी टाइप की स्ट्रक्चर है। अच्छा, अब जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो क्रोमोसोम जो है इस स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है,
ठीक है, बात समझ में आ गई? ग्रेट। प्रोफेज में और कौन सी एडवांसमेंट्स देखने को मिलती है और कौन सी डेवलपमेंट होती है? एक और डेवलपमेंट ये होती है कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियस का जो बाहर का एनवेलप है, दैट स्टार्ट्स टू ब्रेक डाउन। ठीक है, तो चलो क्विकली एक बार रिकैप करते हैं कि भाई प्रोफेज में क्या क्या चीजें हुई। सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोफेज में क्या हुई? क्रोमैटिन थ्रेड्स जो है ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना दिए। ठीक है, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज थी कि जो साइटोस्केलेटन है वो डिसअसेंबल हो गया। तीसरी चीज क्या थी? सेंट्रियोल्स जो है ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए और वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क बना दिया जिसको हम कहते हैं स्पिंडल एपरेटस। चौथा क्या हुआ? ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेंट्रोमियर के ऊपर, इनके सेंट्रोमियर के ऊपर प्रेजेंट काइनेटोकोर के हेल्प से ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो गए। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन प्रोफेज। अब चलते हैं हम अगले स्टेज की तरफ। प्रोफेज के बाद क्या आएगा? पी मैट। पी के बाद एम। एम बोले तो मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है? तो मेटाफेज में बच्चों एक तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोफेज में ब्रेकडाउन होना शुरू हुई थी, मेटाफेज आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, कंप्लीटली गायब हो जाती है। ठीक है, तो एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाती है। दूसरा मेजर चेंज क्या होता है? दूसरा मेजर चेंज ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स थे ना, ये क्रोमोसोम्स सारे मिडिल में आ जाते हैं, सारे अलोंग द इक्वेटर अलाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखने का एक इजी तरीका, एम से मेटाफेज, एम से मिडिल, इसका मतलब मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स मिडिल में अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये सारे क्रोमोसोम्स अचानक इक्वेटर के अलोंग अलाइन होते कैसे हैं? ये समझो। अभी अभी मैंने बताया था कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये काइनेटोकोर्स के हेल्प से स्पिंडल फाइबर से अटैच होते हैं, बताया था मैंने। ठीक है, अब एक क्रोमोसोम को अगर आप थोड़ा बारीकी से देखो बच्चों, तो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड है। आप क्या देखोगे कि एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो स्पिंडल फाइबर के थ्रू एक पोल से अटैच्ड है, राइट? मतलब इस तरफ का जो सेंट्रियोल है उससे अटैच्ड है, और वहीं उसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो ऑपोजिट वाले पोल से अटैच्ड है। ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है। हम क्या नोटिस करते हैं कि एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड स्पिंडल फाइबर के थ्रू एक पोल से अटैच्ड है, और उसी क्रोमोसोम का जो दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है वो ऑपोजिट पोल से अटैच्ड है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं ये एग्जर्ट करते हैं ऑपोजिंग फोर्सेस, मतलब ये इधर फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, ये भी इधर, मतलब ऑपोजिंग फोर्सेस एग्जर्ट करते हैं। ऑपोजिंग फोर्सेस एग्जर्ट करने की वजह से क्या हो जाता है, इनकी वो फोर्सेस, अगर मान लो कि ये इधर खींचे और ये भी इधर ही पुश करे तो ये सारे क्रोमोसोम्स इस तरफ चले जाएंगे। अगर ये इधर पुश करे और ये इधर खींचे तो सारे क्रोमोसोम्स इधर चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों जो है वो ऑपोजिंग फोर्सेस लगा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं वो बीच में अलाइन हो जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? बात समझ में आई? सो बेसिकली बच्चों आपको ये याद रखना है कि मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब, दूसरा जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे इक्वेटर के अलोंग बीच में मिडिल में अलाइन हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मतलब मेटाफेज में एक क्रोमोसोम्स की प्लेट बन जाती है मिडिल में, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टेज। अगला स्टेज कौन सा होगा? पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद ए बोले तो एनाफेज। यस, एनाफेज में क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। कैसे हो पा रहा है ये? सोचो थोड़ी देर के लिए टग ऑफ वॉर के बारे में। टग ऑफ वॉर में क्या होता है, एक रस्सी होती है, इधर एक टीम है, इधर एक दूसरी टीम है, और दोनों ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचते रहते हैं। इमेजिन करो कि अगर इन लोगों ने इतनी ज़ोर से खींच दिया कि वो रस्सी ही टूट गई तो क्या हो जाएगा, इधर वाली टीम इस तरफ चली जाएगी, इधर वाली टीम इस तरफ चली जाएगी। कुछ ऐसी ही कहानी होती है यहाँ पर भी। जैसा कि मैंने बताया कि 2 ऑपोजिट पोल्स होते हैं और बीच में मेटाफेज प्लेट होता है, यानी कि बीच में होते हैं क्रोमोसोम्स। अब जैसे ही दोनों तरफ से प्रेशर, जो दोनों तरफ से फोर्स एग्जर्ट होता है, तो क्या होता है, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो ऐसे टूट जाते हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड
एक पोल से अटैच्ड है, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड ऑपोजिट पोल से अटैच्ड है। तो जब बीच से ये टूट जाते हैं तो कुछ सिस्टर क्रोमैटिड्स ऊपर की तरफ आ गए, बाकी सिस्टर क्रोमैटिड्स नीचे की पोल की तरफ आ गए। तो मतलब ये एक दूसरे से फ्री हो गए, और यही मेन चीज हमें देखने को मिलती है एनाफेज में। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? एनाफेज ए से शुरू होता है, अवे भी ए से शुरू होता है। तो यहाँ पर जो क्रोमैटिड्स हैं दे गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो अब ये समझो कि ये जो हो रहा है, ये जो क्रोमैटिड्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एग्जैक्टली किस वजह से जा रहे हैं? अब ये जो हर एक क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, तो काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर के बीच का जो अटैचमेंट है उसी की वजह से तो वो खींच पा रहे हैं और ये सेपरेट हो पा रहे हैं, राइट? अच्छा, अब इस दौरान एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो सेल है वो सेल एलोंगेट हो जाता है। भाई सिस्टर क्रोमैटिड्स तो सेपरेट हो गए, साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो सेल है वो एलोंगेट हो जाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है कि भाई सेल एलोंगेशन के पीछे का कारण क्या है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अच्छा, पहले तो एक लॉजिक ये हो सकता है, आप सोच सकते हो कि भाई अगर ये दोनों चीज़ें यूं सेपरेट हो रही है तो शायद ये ऐसे ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, उसकी वजह से सेल एलोंगेट हो जा रहा है। बट दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट रीज़न। एग्जैक्ट रीज़न ये है कि जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं, राइट, स्पिंडल फाइबर्स क्या हैं? दे आर बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स का नेटवर्क। अब जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं वो सारे के सारे स्पिंडल फाइबर्स जो है वो क्रोमोसोम से अटैच्ड नहीं है। कुछ में अटैच्ड हैं क्रोमोसोम्स, बट कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट है, जिनमें कोई क्रोमोसोम, कोई काइनेटोकोर उनसे अटैच्ड नहीं है। ऐसे स्पिंडल फाइबर्स भी हैं एग्जैक्टली। तो इसका मतलब हमें दो टाइप के स्पिंडल फाइबर्स देखने को मिलते हैं। एक वो जो किसी क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड है, उन्हें हम काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहते हैं। दूसरे वो जो किसी क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड नहीं है, उन्हें हम नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स कहते हैं। ठीक है, अब भाई एनाफेज के दौरान जो काइनेटोकोर स्पिंडल्स हैं वो तो काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि भाई जैसे ही क्रोमैटिड सेपरेट हो गए तो भाई वो जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी अब स्ट्रेट नहीं है, वो भी टूट गए, राइट? बिकॉज टूट क्या गए, वो भी मतलब दोनों पोल्स की तरफ चले गए क्योंकि क्रोमैटिड्स फ्री हो गए। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स हैं उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो किसी क्रोमोसोम से अटैच्ड ही नहीं थे। तो इसका मतलब है कि जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल्स हैं वो अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं। अब उनके स्टिल स्ट्रेट रहने की वजह से ही जो सेल है वो एलोंगेटेड होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये हो ही रहा है कि भाई जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो यूं दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी आप इमेजिन कर सकते हो कि एलोंगेशन हो सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे स्पिंडल्स भी हैं जो अभी भी बिल्कुल स्ट्रेट हैं, इंटैक्ट हैं, तो अब उनकी वजह से भी जो सेल है मेरा वो एलोंगेटेड है। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों एनाफेज की कहानी क्या है? एनाफेज में दो मेजर चीज़ें हो रही हैं। ए से एनाफेज, ए से अवे, यानी कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे से अवे जा रहे हैं टुवर्ड्स द टू ऑपोजिट पोल्स। दूसरी चीज़ क्या हो रही है? जो सेल है वो सेल एलोंगेटेड है। तो प्यारे बच्चों, अब इस स्टेज के बाद आएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस का आखिरी स्टेज या फिर फोर्थ स्टेज, जिसे हम कहते हैं टीलोफेज, राइट? टीलोफेज में क्या होता है? अच्छा, हमने एनाफेज में क्या देखा कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, फ्री हो गए एक दूसरे से। टीलोफेज में हम देखते हैं कि ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स के एक्सट्रीम में पहुंच गए हैं। अब ये दोनों इतने दूर हो गए हैं कि अब इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं है। सिस्टर क्रोमैटिड्स तो तब थे ना जब ये दोनों साथ में जुड़े हुए थे एक क्रोमोसोम के अंदर। अब तो साथ में जुड़े होना दूर की बात है, ये बहुत दूर जा चुके हैं। तो अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स का नाम बदल जाता है और अब ये बन जाते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। एग्जैक्टली, यानी कि अब जो हैं ये इतने दूर जा चुके हैं, दे इवेंचुअली आर टू सेपरेट क्रोमोसोम्स फॉर द डॉटर सेल्स। मतलब जो एक क्रोमोसोम था वही अब दो डॉटर क्रोमोसोम्स बना चुका है, तो इसलिए इनका नाम हम बदल देते हैं और अब हम इन्हें कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। इतना ही नहीं, अब हम और भी चीज़ें ऑब्जर्व करने लगते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है ये रीडेवलप करना शुरू कर देता है।
पहले जो एक ज़माने में प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो टूटना शुरू हो चुका था। अब टीलोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बनने लगा है। हम देखते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर्स है उनका भी अब काम खत्म हो चुका है, तो स्पिंडल फाइबर्स जो है वो डिसअसेंबल कर जाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर किससे बने थे? माइक्रोट्यूब्यूल से। अब ये क्या करेंगे? ये वापस से साइटोस्केलेटन बनाएंगे। यस, क्योंकि इनको अब पता चल गया कि भाई जो मेरा काम था वो हो चुका है, सेल डिवीजन हो चुका है, पूरी तरह से नहीं हुआ है बट एटलीस्ट न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। तो अब ये क्या करते हैं? अब ये वापस से साइटोस्केलेटन बनाने में लग जाते हैं। इसके अलावा हम नोटिस करते हैं कि जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेटस, ये सारे जो हैं रीडेवलप करना शुरू कर देते हैं, ये बनने लग जाते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, एक चीज़ और हम लोग बड़ी बारीकी से नोटिस करते हैं कि इस पूरे सेल के बीच में एक्टिन फिलामेंट जो है ये एक क्लीवेज फॉर्म करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये क्लीवेज क्या बताता है? इस क्लीवेज से साफ इंडिकेशन आती है कि भाई थोड़ी ही देर में ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट होने वाला है सेपरेट और हमें 2 डॉटर सेल्स मिलने वाले हैं। राइट, तो मतलब टीलोफेज में क्या क्या हो रहा है? टीलोफेज में जो सिस्टोक्रोमेटिड्स हैं वो एकदम एक्सट्रीम पोल्स की तरफ जा रहे हैं, इनको अब हम डॉटर क्रोमोसोम्स कह रहे हैं। न्यूक्लियर एनवेलप वापस से रीडेवलप होना शुरू हो रहा है। जो हमारा स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअसेंबल होना शुरू हो रहा है और वही माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस से साइटोस्केलेटन बनाना शुरू कर रहे हैं। जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स हैं वो भी बनना शुरू हो रहे हैं और इस पूरे सेल के बीचों बीच हम क्या देख रहे हैं? क्लीवेज फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। तो बच्चों, टीलोफेज जो है ये मार्क करता है कैरियोकाइनेसिस का एंड, यानी कि यहाँ पर हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि एक न्यूक्लियस से हमने शुरुआत करी थी। जब हम लोग प्रोफेज में थे तो वहाँ पर हमारे पास एक ही न्यूक्लियस था, बट अब हमारे पास 2 न्यूक्लियाई है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई है। तो मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन जो है ये खत्म हो चुका है। अब भाई कैरियोकाइनेसिस के बाद बारी आती है साइटोकाइनेसिस की। जैसा कि मैंने पहले बताया था, साइटो बोले तो साइटोप्लाज्म का ब्रेकडाउन मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा? टीलोफेज तक हमने क्या देखा कि भाई जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन हो चुका है। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए तो हमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिल जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये साइटोकाइनेसिस होता कैसे है? तो साइटोकाइनेसिस के होने का जो तरीका है वो एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में काफ़ी अलग है। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल सेल्स की, जहां पर होता है फरो फॉर्मेशन। अब क्या होता है फरो फॉर्मेशन? तो हम नोटिस करेंगे कि एनिमल सेल के बाउंड्री में, पेरिफेरी में एक एक्टिन प्रोटीन का रिंग बनता है। ठीक है, और फिर ये रिंग जो है धीरे धीरे सेंटर की तरफ स्प्रेड करते हुए उस सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। कैसे? ऐसे हम इस बलून से समझेंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि ये एक सेल है। ठीक है, ऐसे समझो बस। अब सेल का जो पेरिफेरी है, जो बाउंड्री है वो ये है। अब इस बाउंड्री पे समझ लो एक एक्टिन का रिंग है ऐसे। ठीक है, अब ये एक्टिन की जो रिंग है ये अगर ऐसे 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 करके देखो पेरिफेरी से सेंटर की तरफ जाती जाएगी तो क्या होगा? देखो, ये एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, ये दोनों में डिवाइड हो सकता है। मतलब अगर ये बाहर से पेरिफेरी से ऐसे धीरे धीरे करके इसको पतला करते जाए बीच वाले जगह को, और पतला करते करते फाइनली इफ यू रीच अ पोर्शन जहाँ पर ये बिल्कुल इसको डिवाइड कर दे बीच में से, तो क्या होगा? ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यही चीज़ होती है एनिमल सेल्स के केस में, और इस मेथड को हम कहते हैं फरो फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट सेल्स के सिचुएशन की। प्लांट सेल्स में ये फरो फॉर्मेशन काम नहीं कर पाता है। अब आप पूछोगे क्यों? वहाँ पे क्या अलग है? सोच के देखो यार, प्लांट सेल के बाहर एक एडिशनल सेल वॉल भी तो होता है जो कि काफ़ी स्टिफ, काफ़ी रिजिड, काफ़ी टफ होता है। अब चूंकि सेल वॉल काफ़ी टफ होता है तो पेरिफेरी से ये एक्टिन रिंग का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, क्योंकि सेल वॉल तो भाई स्टिफ है, तो वो इस तरीके से कॉम्प्रेस तो होगा नहीं, बलून जैसे हो रहा था, है ना। तो यानी कि वहाँ पर ये फरो फॉर्मेशन काम नहीं करता है। तो वहाँ पे क्या होता है? प्लांट सेल्स में हम देखते हैं कि पेरिफेरी के बजाय वहाँ पर सेल के सेंटर में एक वॉल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं सेल प्लेट। ठीक है, और ये सेल प्लेट जो है सेंटर से ग्रो करता है आउटवर्ड। तो सेंटर से ग्रो करते 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 जब ये कंसीडरेबली थिक हो जाता है
तब ये उस प्लांट सेल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट सेल्स में हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस होता है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा माइटोसिस का डिस्कशन तो हो चुका है खत्म, और मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप लोगों को माइटोसिस का ये प्रोसेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग लेने वाले हैं माइटोसिस का एक क्विक रिकैप। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये क्विक रिकैप का या फिर रिवीजन का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों, कभी भी आप जो भी नई चीजें पढ़ते हो, चाहे वो आपके फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायो में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर आप चाहते हो कि पढ़ी हुई चीज़ों को आप ज़्यादा दिन तक रिटेन करके रख सको अपने दिमाग में, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन। तो मैं बहुत स्ट्रांगली आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगी कि जैसे जैसे आप एकेडमिक सेशन में के शुरुआत में पढ़ाई शुरू कर रहे हो, एक चैप्टर खत्म करके अगले चैप्टर में मूव कर रहे हो, फिर उसके अगले चैप्टर में एंड सो ऑन, हमेशा थोड़ा सा समय निकाल के, चाहे वीक में एक दिन ही समय निकाल के, जो पिछले चैप्टर्स आपने पढ़े थे उनका एक क्विक रिकैप ज़रूर लिया करो। इस तरीके से आप पुरानी चीज़ें भूलते नहीं जाओगे, और साथ ही साथ वो सारी चीज़ें इतनी बार रिवाइज हो चुकी होंगी आपके फाइनल टर्म तक कि वो आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग रिविजन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और बीच बीच में अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को रिवाइज करते रहोगे। तो चलो फिलहाल हम लोग लेते हैं माइटोसिस का एक क्विक रिकैप। तो बच्चों, हमने क्या देखा माइटोसिस के इस पूरे प्रोसेस में? सबसे पहले हमने देखा सेल अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए, और उस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज में 3 स्टेजेस होते थे, G1, S एंड G2। कुल मिला के इंटरफेज में कौन सी मेजर चेंजेस हमें देखने को मिली? पहली चेंज तो हमने ये देखा कि क्रोमैटिन जो है वो डुप्लीकेट हो गए, राइट, यानी कि डीएनए का जो कॉपी है वो बढ़ गया, डीएनए कंटेंट बढ़ गया। दूसरा हमने देखा सेंट्रियोल्स ने भी अपने आप को डुप्लीकेट किया, एग्जैक्टली। फिर आती है बारी प्रोफेज की, जो कि हमारा पहला स्टेज है माइटोसिस का। प्रोफेज के अंदर हमने देखा जो क्रोमैटिन थ्रेड्स थे ये कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बन गए। साथ ही साथ हमने देखा जो सेंट्रियोल्स थे वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो गए। इतना ही नहीं, हमने ये भी देखा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। प्रोफेज के बाद आया मेटाफेज। मेटाफेज में हमने क्या देखा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली गायब। इसके अलावा M फॉर मेटाफेज, M फॉर मिडल, यानी कि हमने देखा कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे के सारे बीच में अलाइंड हो गए अलोंग द इक्वेटर, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और ये किस तरीके से अलाइंड हुए? ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं स्पिंडल फाइबर्स से अटैच्ड थे। किसके थ्रू? काइनेटोकोर के थ्रू। हर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, काइनेटोकोर, जिसके हेल्प से वो स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड थे। मेटाफेज के बाद बारी थी एनाफेज की। ए से एनाफेज, ए से अवे। एनाफेज में हमने देखा जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अवे चले गए, एक दूसरे से दूर चले गए। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं ये फ्री हो गए एक दूसरे से। उसके बाद फाइनली बारी थी टीलोफेज की, और टीलोफेज में हमने क्या देखा? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो काफ़ी दूर जा चुके थे, ऑलमोस्ट ऑपोजिट पोल्स में जा चुके थे। अब ये सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं रहे बल्कि बन चुके थे डॉटर क्रोमोसोम्स, एग्जैक्टली। साथ ही साथ हमने ये देखा कि यार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से डेवलप होने लगा है, जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स थे वो भी वापस से फॉर्म होने लगे थे। हमने देखा कि यार जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअसेंबल हो रहे थे, और वही माइक्रोट्यूब्यूल्स वापस से साइटोस्केलेटन बनाना शुरू कर रहे थे, राइट। तो इस तरीके से टीलोफेज के एंड में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो हो चुका था। एंड फाइनली इसके बाद आया साइटोकाइनेसिस, जिसके दौरान साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, और इस तरीके से हमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिल गए एट द एंड ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। साइटोकाइनेसिस का तरीका थोड़ा अलग ज़रूर था। एनिमल सेल्स में बाय फरो फॉर्मेशन, प्लांट सेल्स में बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों ये थी हमारे माइटोसिस की कहानी। तो प्यारे बच्चों, हमें माइटोसिस का प्रोसेस
प्रोसेस वाइज तो समझ में आ गया कि भाई हर एक स्टेप में क्या 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 हो रहा है, प्रोसेस के एंड में हमें किस तरह के डॉटर सेल्स मिले, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई है। लेकिन अब हम लोग अलग से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे ये समझने के लिए कि माइटोसिस के इस पूरे प्रोसेस के दौरान हर एक स्टेज में क्रोमोसोम नंबर कैसे बदल रहा था, हर एक स्टेज में डीएनए कॉपी कैसे बदल रहा था, मतलब डीएनए का अमाउंट कहाँ पे डबल हो रहा था, कहाँ पे आधा हो रहा था, या फिर क्रोमोसोम नंबर भी किस तरीके से बदल रहा था। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि क्रोमोसोम नंबर कैसे बदलता है या फिर डीएनए कॉपी कैसे बदलता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम सेपरेटली थोड़ा अलग से अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों सबसे पहले चलो बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर को जो है हम लोग एन से डिनोट करते हैं। अब कितने क्रोमोसोम्स हैं ये हम पता कैसे करेंगे, तो मैं बिल्कुल आपको इजी सा तरीका बताऊंगी ताकि आप उस क्रोमोसोम को देखते ही बता सको कि भाई कितने हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर जो है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स। सेंट्रोमियर्स तो सभी को पता है, सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स जुड़े होते हैं, राइट। तो जितने सेंट्रोमियर्स उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि जितने सेंट्रोमियर्स उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक इस तरीके से क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा। इसको देखते हम बता सकते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर यहां पर एक ही है, एक ही सेंट्रोमियर दिख रहा है, तो यानी कि इसके लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 होगा। ठीक है, वहीं अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक क्रोमोसोम दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसको देख के मुझे बताओ कि यहां पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितना होगा, बहुत से बच्चे फट से बोल देंगे 2, और गलत हो जाएगा क्योंकि भाई 2 कैसे बोल रहे हो, सेंट्रोमियर्स कितना है, सेंट्रोमियर तो अभी भी यहां पे 1 ही है ना, राइट। तो बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई सेंट्रोमियर कितने हैं, जितने सेंट्रोमियर हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये पहली बेसिक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात पे चलते हैं। ठीक है, तो जो दूसरी बात है वो क्या है, वो है डीएनए कॉपी। सो दूसरी चीज है हमारी डीएनए कॉपी, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डीएनए कॉपी हम क्या देख के बताएंगे, तो डीएनए की कॉपी कितना है ये बताने के लिए आप किस पे फोकस करोगे, आप फोकस करोगे क्रोमैटिड्स पे। ध्यान रखनी है यही 2 बातें, ये 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो डीएनए कॉपी कितना है वो कैसे बताओगे आप, क्रोमैटिड्स को देखते हुए। तो अब जैसे पहली वाली फोटो में जो क्रोमैटिड्स हैं वो कितने हैं, एक ही है, राइट। तो इसको आप 1C लिख सकते हो, या फिर अभी के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, राइट। इसको 1C भी लिखा जाता है, जिसको 1C 1N ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताओ मुझे। यहाँ पर क्रोमैटिड्स कितने दिख रहे हैं, 1 2, यहाँ पर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर C की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर देखो एक इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी कि यार ये और ये में क्या फर्क है, डीएनए का अमाउंट बढ़ गया है, राइट, क्योंकि क्रोमैटिड्स बढ़ गया है। सो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही है। एंड एग्जैक्टली इसी चीज की बात हमने कहां पे करी थी, कौन से स्टेज पे करी थी, एस फेज में करी थी एग्जैक्टली। तो जो एस फेज होता था, सिंथेसिस फेज, उसमें क्या होता था कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता था, डीएनए बढ़ जाता था, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यूज्ड टू रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये कुछ वैसी कहानी हो गई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स के केस में हम किस तरीके से एन और सी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तरफ हम बात करेंगे हैप्लॉइड सेल्स की। हैप्लॉइड बोले तो जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं ना, ये एन इज डिफरेंट, इट शोज कि 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करते हैं वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इनके केस में भी, चाहे हैप्लॉइड सेल हो चाहे डिप्लॉइड सेल हो, किसी के भी केस में जब बारी आएगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो हमारा रूल बिल्कुल यही रहेगा,
मतलब आप सिर्फ सेंट्रोमियर्स काउंट करोगे, कितने सेंट्रोमियर्स आपको दिख रहे हैं, जितने सेंट्रोमियर्स दिख रहे हैं सिंपली उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बात आती है डीएनए कॉपी की, तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। नाउ डिप्लॉयड सेल का मतलब क्या होता है कि वहां पर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो डिप्लॉयड सेल में नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स को कैलकुलेट करने के लिए आप एक पेयर को कंसिडर करोगे, ठीक है। सो डिप्लॉयड सेल्स के केस में जब आपको डीएनए कॉपी यानी कि सी की वैल्यू निकालनी है तो आप कंसीडर करोगे एक पेयर को, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर पूरे माइटोसिस और मायोसिस में जब हम हर एक स्टेज में सी और एन के चेंजेस देखेंगे ना, तो वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक लेट्स से एक डिप्लॉयड सेल है, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इस डिप्लॉयड सेल की बात करें और मैं आपको अगर कहती हूँ कि भाई सी और एन की मुझे वैल्यू बताओ, ठीक है, ये डिप्लॉयड सेल है, ध्यान देना, यानी कि यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। तो सी की वैल्यू बताने के लिए आप एक पेयर को कंसिडर करोगे, यानी कि इन दोनों को कंसिडर करोगे, एक पेयर को कंसिडर करोगे। तो इस एक पेयर में क्रोमैटिड्स कितने हैं, 1 2 3 4, राइट। तो यानी कि इसके सिचुएशन में जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 4, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू कितनी होगी, n तो बहुत सिंपल है, हमें कितने दिख रहे हैं सेंट्रोमियर्स, 1 2 3 4, तो यहां पर n की वैल्यू भी हो जाएगी 4। बात समझ में आई कैसे हम हैंडल करेंगे? तो मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोचेंगे कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर मुझे 4 दिख रहे हैं तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्रोमैटिड्स हैं, तो डीएनए कॉपी 8 हो जाएगा। नहीं, अगर बात डिप्लॉयड सेल्स की होगी और वहां पर अगर डीएनए कॉपी निकालनी हो तो तुम सिर्फ एक पेयर को कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि जो डीएनए कॉपी का जो नंबर है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग क्रोमोसोम्स पे डीएनए या फिर क्रोमैटिड्स को काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक सेट पे करते हैं, ठीक है। यही अगर हैप्लॉइड सेल की बात होगी तो हैप्लॉइड सेल में जब हमें सी निकालनी होगी तो फिर हम पेयर कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ एक सिंगल को कंसिडर करेंगे। अब जैसे मान लो अगर हैप्लॉइड सेल की बात करें और हैप्लॉइड सेल में अगर आपके पास कोई ऐसी सी सिनेरियो रहे, अब ये सिनेरियो अगर हैप्लॉइड सेल में रहे, हैप्लॉइड सेल मतलब यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आप एक एक सिंगल को कंसिडर करोगे। कैसे निकालोगे? यहाँ पर सी की वैल्यू, सी के लिए यहाँ पर एक ही को कंसिडर करोगे, तो यहाँ पे 1 2 क्रोमैटिड्स हैं तो सी यहाँ पे 2 हो जाएगा। एन कितना होगा? 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू यहाँ पर भी 4 होगी। तो इन एनी सिचुएशन एन की वैल्यू जो है वो डिपेंड करता है किस पे? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स पे, ठीक है। लेकिन जो सी की वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स पे। और उसमें भी 2 चीजें हो गई कि भाई अगर हैप्लॉइड सेल है तो नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स हम एक ही के कितने हैं क्रोमैटिड्स वो देखेंगे। अगर डिप्लॉयड सेल की बात हो रही है तो हम एक पेयर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जैसे हमने इस पेयर को कंसिडर किया था सी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, इसको आप समझ लो, दिमाग में रजिस्टर कर लो, याद कर लो, क्योंकि इसको समझे बिना आगे की कोई भी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो आप ले सकते हो। तो चलो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरे सेल साइकिल में देखने वाले हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और डीएनए कॉपी हर एक स्टेज में चेंज होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस के पूरे प्रोसेस को हमने समझ लिया और एन और सी के बेसिक्स को भी समझ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम हर एक स्टेज को एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एन और सी की वैल्यू बदल रही है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम लोग G1 फेज के साथ, ठीक है। तो लेट अस से अब G1 फेज में हमारे पास किस तरीके के सेल से हम शुरुआत कर रहे हैं? हम डिप्लॉयड सेल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। याद है डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है जानना जरूरी है ताकि हम सी सही ढंग से कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। तो हमने डिप्लॉयड सेल से शुरुआत करी है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ओके, बट ये डिप्लॉयड सेल है, ओके, ठीक है। तो इसमें हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? n की वैल्यू हमेशा कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की वैल्यू, भाई सेंट्रोमियर कितने हैं? तो 1 2 3 4 हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा 4n, ठीक है। सी की अगर बात करें यानी कि डीएनए कॉपी, डिप्लॉयड है तो हम एक पेयर को कंसिडर करेंगे, तो एक पेयर में 1 2, तो यानी कि ये हो गया 2c,
ठीक है, दिक्कत आई नहीं आई। G1 के बाद अब चले जाएंगे हम लोग S फेज में। S फेज में बच्चों क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाता है, राइट। तो देखो लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही रहता है। तो देखो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स जो हैं वो तो अभी भी 4 ही हैं, तो ये अभी भी 4n ही है, लेकिन जो डीएनए कॉपी है वो डबल हो गया है, राइट। इसीलिए देखो एक क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स आ गए हैं। यहाँ पर भी हम एक पेयर को कंसिडर करेंगे, लेकिन इस पेयर में अब 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स हैं, तो यानी कि 2C से अब ये 4C हो गया, तो डीएनए कॉपी जो है वो डबल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाएंगे G2 फेज में। G2 फेज में क्रोमोसोम नंबर या फिर डीएनए कॉपी किसी में कोई चेंज आता नहीं है, वो एज इट इज रहता है, ठीक है। तो ये हो गया G2 फेज। अब G2 फेज के बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे किसमें, माइटोसिस में। तो माइटोसिस का जो पहला फेज है दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज में हमें पता है कि क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो कॉन्डेंस होते हैं, एग्जैक्टली तो वो सारी चीजें हो रही होती कि भाई क्रोमोसोम्स और टाइटली कॉइल्ड और थिकर हो रहे हैं, ज्यादा विजिबल हो रहे हैं, बट यहाँ पर जो है एज सच क्रोमोसोम नंबर या डीएनए कॉपी में कोई चेंज नहीं आता है, तो यहाँ पर ये 4n और 4c ही रहते हैं, ठीक है। प्रोफेज के बाद पीमैट, प्रोफेज के बाद M बोले तो मेटाफेज। मेटाफेज में होता क्या है, देखो पूरे प्रोसेस का रिवीजन भी होता चला जा रहा है। M से मेटाफेज, M से मिडिल, यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन या फिर मिडिल में सारे जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स तो अभी भी 4 ही हैं, तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी 4n ही है, ठीक है। अच्छा, अगर हम क्रोमैटिड्स की बात करें तो भाई यहाँ पर क्रोमैटिड्स में भी कोई बदलाव तो आया नहीं है, क्योंकि हम एक पेयर को कंसिडर करेंगे तो 1 2 3 4, तो सॉरी नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स बोले तो भाई डीएनए कॉपी, तो वो अभी तक भी सेम है। मेटाफेज के बाद अब हम लोग आ जाते हैं एनाफेज में। एनाफेज, ए से एना, ए से अवे, यानी कि अब ये स्प्लिट होके दोनों एंड्स पे चले जाते हैं। तो और ये स्प्लिटिंग कहाँ से हो रही है, सेंट्रोमियर से स्प्लिट होके जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो दोनों ऑपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या हुई। अब जो हम ये नंबर कैलकुलेट करेंगे, हम एक पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, राइट, क्योंकि इवेंचुअली ये एक डॉटर सेल बनाएगा, ये एक डॉटर सेल बनाएगा, तो ये जो हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए कॉपी कैलकुलेट करें एक डॉटर सेल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये जो सेंट्रोमियर है वो तो अभी भी 4 ही है, तो ये तो अभी भी 4n ही है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अभी भी वही है, लेकिन जो डीएनए कॉपी है वो देखो क्या हुआ, अभी भी आप एक पेयर को कंसिडर करोगे, बट अब इस एक पेयर में 1 और 2, यानी कि ये 2C हो गया, तो यानी कि जो डीएनए कॉपी है वो 4C से आधा हो गया, 2C हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एनाफेज के बाद जो हमारा अगला स्टेज है दैट इज टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज में क्या होता है, देखो इनके आप बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्ड होने लग जाते हैं, ये दोनों 2 ऑपोजिट पोल्स में मतलब ऑपोजिट एंड्स में चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये 4n ही रहता है, बिकॉज देखो यहाँ पर 4 सेंट्रोमियर्स हैं, राइट, और यहाँ पर भी हम एक पेयर को कंसिडर करेंगे तो 1 2, तो इसीलिए 2C है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो जाता है यहाँ पे क्या हो गया है, ये हो गया है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म स्प्लिट हो गए हैं और हमें मिल गए हैं डॉटर सेल्स। तो ये जो डॉटर सेल्स मिले हैं, तो एक एक डॉटर सेल में यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 4n, और जो डीएनए कॉपी है वो कितना है, 2C, ठीक है। तो इवेंचुअली बच्चों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमें 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मिले, राइट, लेकिन जो मेरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था वो 4n से स्टार्ट किए थे और वो 4n पे ही आ पहुंचे हैं, राइट। सिमिलरली हमने 2C से स्टार्ट किया था, हम 2C पे ही आ पहुंचे हैं। बहुत बार आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि आफ्टर इंटरफेज, अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि G1, S और G2 यहाँ तक क्या है,
यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमारा इंटरफेज है। तो बहुत बार सवाल ऐसा आता है कि भाई इंटरफेज के बाद अगर इस सेल में डीएनए कॉपी है 4C, तो बताओ आखिरी में जाके जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनका डीएनए कॉपी कितना होगा। तो अब देखो इंटरफेज के बाद तो 4C हो गया था, क्योंकि इंटरफेज के दौरान डीएनए का अमाउंट डबल हो गया था, राइट। बट इवेंचुअली लास्ट में आके जो डॉटर सेल्स है उनका 2C ही हो गया, राइट। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये रट नहीं सकते हो आप बस ये प्रोसेस को याद रख सकते हो कि भाई किस फेज में क्या होता है। बट डीएनए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे बदल रहा है या डीएनए कॉपी कैसे बदल रहा है, ये एक समझने वाली चीज है जो मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो आप जल्दी से ले लो। तो बच्चों, हमने माइटोसिस के पूरे प्रोसेस को समझ तो लिया, तो चलो अब माइटोसिस को एंड करने से पहले एक बार जान लेते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। तो बच्चों, इस पूरे डिस्कशन से हमें ये समझ में आया कि जितने भी हमारे सोमैटिक बॉडी सेल्स होते हैं, जितने भी बॉडी के सेल्स होते हैं, ये सारे इंक्रीज करते हैं इन नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस हेल्प करता है सेल ग्रोथ में, सेल रिपेयर में। जैसे कभी अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है तो वो डैमेज्ड सेल जो है दैट इज रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल, और ये न्यू सेल्स कैसे बनते हैं? माइटोसिस से। रीजनरेट बॉडी पार्ट्स, हमने सुना है कि बहुत से ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्टारफिश, ये अपने लॉस्ट आर्म्स को रीजनरेट कर पाते हैं। पर कैसे? नए सेल्स से ही तो नए आर्म्स बनते हैं, और ये नए सेल्स कैसे बनते हैं? माइटोसिस से। इतना ही नहीं, माइटोसिस जो है दिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि माइटोसिस के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा पेरेंट सेल होता है उससे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से, और साथ ही साथ पेरेंट सेल से। तो मतलब बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म की कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज बनती रहती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। बच्चा पार्टी, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आपको जरूर अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये चैप्टर लेंथ वाइज तो काफी छोटा था लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था। इसको आप रट के तो मैनेज नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, राइट। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव बट इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ने के लिए जो है ना, इट फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। सो दैट मीन्स ऑल्सो ये चैप्टर एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ तक बने रहे थे, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हुए हैं, तो कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। इनफैक्ट इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और फीडबैक है, कुछ और सजेशन है, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर लिख के बताना, क्योंकि मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ूं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे वेबसाइट के आस्क क्वेश्चन में जाके वो सारे डाउट्स पूछ सकते हो। तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ एक और धमाकेदार, एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, NCERT solutions, sample papers, and online tests absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड हैं। और तो और, you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of Learno Hub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है लर्नो हब स्वयं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।